नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। द हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत 18 साल बाद भारत और पाकिस्तान के किसी मामले में सुनवाई का गवाह बनी। कुलभूषण जाधव मामले को लेकर भारत ने 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके हफ्ते भर के भीतर ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को इत्तला कर कार्रवाई की शुरुआत कर दी। भारत ने सोमवार को अदालत के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखा और पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वियना संधि के उल्लंघन के मामलों में अदालत के फैसलों का भी हवाला दिया। भारत का साफ कहना है कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान वियना संधि की धारा 36 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण को फांसी देने की कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि वो कुलभूषण को आतंकवादी मानता है, इसलिए काउंसिल उपलब्ध कराने का सवाल नहीं उठता। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत ने क्या दलील पेश की। साथ ही बताएंगे कि कुलभूषण जाधव का मामला क्या है और क्यों भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई जारी है। भारत ने अदालत में कुलभूषण जाधव की सजा पर तत्काल रोक लगाने की दरख्वास्त की। 18 साल बाद दोनों देशों के बीच का कोई मामला इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय अदालत के बीच में है। Court meets today under Article 74, paragraph 3 of the Rules of Court to hear the observations of the parties on the request for the indication of provisional measures submitted by the Republic of India in the Jadhav case, India versus Pakistan. भारत की अपील के 8 दिनों के बाद कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। न्यायालय के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने इस मामले में भारत की ओर से पेश दलीलों से कोर्ट को अवगत कराया। Instituting proceedings against the Islamic Republic of Pakistan, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की कई धाराओं के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की धारा 74 के पैरा 3 के तहत ये मुकदमा दायर किया है। भारत ने और भी कई धाराओं का हवाला दिया है। India submitted a request for the indication of provisional measures referring to Article 41 of the Statute of the Court and to Article 73, 74 and 75 of the Rules of Court. In that request, India states that the alleged violation of the Vienna Convention by Pakistan has prevented India from exercising its rights under the Convention and has deprived Mr. Jadhav from the protection accorded under the Convention. भारत ने जोर देकर कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। भारत का दावा है कि वियना संधि की धारा 36 के पैरा 1 का इस मामले में पालन नहीं किया गया। भारत ने यह भी कहा कि अदालत ऑप्शनल प्रोटोकॉल की धारा 1 के तहत दोनों देशों के बीच के विवाद को सुलझाए। भारत ने अदालत के सामने ये चिंता भी जाहिर की कि सुनवाई पूरी होने से पहले ही कुलभूषण जाधव को फांसी दी जा सकती है। A relief by way of immediate suspension of the sentence of death awarded to the accused. 2. A relief by way of restitution in interregnum by declaring that the sentence of the military court arrived at, in brazen defiance of the Vienna Convention rights and Article 36, particularly Article 36, paragraph 1b, and in defiance of elementary human rights of an accused, which are also to be given effect as mandated under Article 14 of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights. दीपक मित्तल की अगुवाई में भारत की ओर से 5 सदस्यों की टीम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सुनवाई में हिस्सा ले रही है। टीम में दीपक मित्तल, बीडी शर्मा, हरीश साल्वे, काजल भट्ट
और चेतना राय शामिल हैं। भारत को अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए 90 मिनट का वक्त मिला है, जबकि अदालत के दूसरे सत्र में पाकिस्तान को भी 90 मिनट का वक्त मिला। अदालत में भारत ने साफ किया कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए। India points out that Mr. Jadav's execution would cause irreparable prejudice to the rights it claims. India further indicates that the protection of its rights is a matter of urgency, as, I quote, without the provisional measures requested, Pakistan will execute Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav before the court can consider the merits of India's claims, and India will forever be deprived of the opportunity to vindicate its rights. End of quote. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 8 मई को अपील की थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इस बारे में इत्तला कर दी। न्यायालय के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इसके अगले दिन यानी 9 मई को सुनवाई के बारे में जानकारी दी। भारत और पाकिस्तान 18 साल बाद किसी मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचे हैं। इससे पहले पाकिस्तान जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा था तो पाकिस्तान को उसमें मुंह की खानी पड़ी थी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से दोनों देशों के लिए यह खासी अहमियत रखता है। रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है। भारत ने साफ किया कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने मानवाधिकार के बुनियादी उसूलों को दरकिनार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने भारत ने अपील की कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट की सजा पर रोक लगाई जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण जाधव को वो आतंकवादी मानता है, इसलिए वकील की सुविधा नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान ने अदालत से यह भी कहा कि वो फांसी को लेकर जल्दबाजी में नहीं है और अपील के लिए उनके पास 150 दिन अभी बचे हुए हैं। I now call upon Dr. Deepak Mittal, agent of the Republic of India. अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही भारत की तरफ से दीपक मित्तल ने केस का ब्यौरा दिया। दीपक मित्तल ने दावा किया कि भारत की तरफ से कई बार अपील किए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को वकील की सुविधा नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि पूरे मामले में पाकिस्तान ने न्याय के बुनियादी उसूलों का पालन नहीं किया। India was informed on 25 March 2016 that an Indian national was allegedly arrested on 3 March 2016. India, on that very day, sought consular access to the said individual. The request did not evoke any response. On 30 March 2016, India sent a reminder reiterating the request for consular access at the earliest. Despite a number of such reminders for consular access sent by India, there has been no response and all these requests fell on deaf ears. भारत ने कोर्ट के सामने कई अहम मुद्दे रखे। भारत ने कहा कि कुलभूषण जाधव के कबूलनामे वाले वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। कुलभूषण जाधव पर दबाव डालकर बयान दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पाकिस्तानी सैन्य कोर्ट का फैसला रद्द करे। जाधव पर लगे सारे आरोप मनगढ़ंत हैं। पाकिस्तान ने भारत को इस मामले की जानकारी तक नहीं दी। मीडिया के जरिए भारत सरकार को इसकी खबर लगी। पाकिस्तान ने भारत की गुहार पर प्रतिक्रिया तक नहीं दी। जाधव से मिलने तक का वक्त नहीं दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को भारत ने जोर शोर से उठाया वो है वियना संधि का उल्लंघन और कुलभूषण जाधव को वकील से वंचित किया जाना। Despite requests by India, Pakistan has not provided any information or documents, including the charge sheet, proceedings of the court of inquiry, the summary of evidence, the judgment. Request for appointment of a defense lawyer for Mr. Jadhav has also not elicited any response. The mother of Mr. Jadhav, even in the absence of any document, submitted an appeal to the Court of Appeal and a petition to the federal government of Pakistan. This appeal was filed even though it was unable to address any of the issues that may have been put against Mr. Jadhav in the judgment and order of conviction. न्यायालय में वीडी शर्मा ने भी भारत की तरफ से कई अहम मुद्दे उठाए, लेकिन भारत की तरफ से मुख्य दलील हरीश साल्वे ने पेश की। हरीश साल्वे ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले के कई मामलों की मिसाल देते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में भी अदालत पाकिस्तान के फैसले पर रोक लगाए। हरीश साल्वे ने वियना संधि की धारा 36 के उल्लंघन के 3 मामले अदालत में गिनवाए। इनमें पराग्वे अमेरिका, जर्मनी अमेरिका
और मैक्सिको अमेरिका के उदाहरण शामिल हैं। इन तीनों मामलों में अमेरिका के खिलाफ ये देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इन मामलों में अमेरिका को वियना संधि के पालन का आदेश सुनाया था। इन सभी मामलों में अमेरिका ने कमोबेश कुलभूषण जाधव की ही तरह इन देशों के नागरिकों को गिरफ्तार किया था। भारत ने साफ किया, पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। India refutes these allegations. India's position has been and continues to be that Jadhav was kidnapped from Iran and appears to have been framed based upon a confession extracted from him when he was in military custody. The allegations of Pakistan lack credibility, particularly in the absence of consular access being provided, by which India would have been able to understand the circumstances of Jadhav's presence in Pakistan, secure first-hand information about Jadhav while in military custody, and secure information about the charges against him, the evidence against him, and the order of conviction and sentence. India could also have taken measures to ensure appropriate legal representation for him. भारत ने कोस्टा रिका और निकारागुआ विवाद का भी हवाला दिया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत ने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, इसलिए वियना संधि के दायरे में दोनों मुल्क आते हैं। हरीश साल्वे ने न्यायालय से अपील की कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट की तरफ से सुनाई गई सजा पर रोक लगाई जाए। And therefore, sir, on behalf of the Republic of India, Mr. President and esteemed members of the court, I beseech you that please put in place, please indicate provisional measures that A, the government of Islamic Republic of Pakistan take all measures necessary to ensure that Kulbhushan Sudhir Jadhav is not executed. B, that the government of the Islamic Republic of Pakistan report to this court. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत ने पूरे मामले को बेहद गंभीर और तात्कालिक करार दिया। भारत ने एक हफ्ते के भीतर न्यायालय की तरफ से लिए गए संज्ञान पर संतोष जताया, साथ ही उम्मीद जताई कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व भारतीय नेवी अधिकारी और व्यापारी कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बाद से ही भारत पाकिस्तान की नीयत पर शक करता आया है। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं और उन्हें पाकिस्तान में जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। हालांकि भारत उनके जासूस होने की बात से इनकार करता आया है। कुलभूषण जाधव नेवी के रिटायर्ड अधिकारी जरूर हैं, लेकिन उनका ईरान में अपना कारोबार था। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की ओर से जब गिरफ्तार किया गया, तब से यह मसला दोनों देशों के बीच तल्खी का बड़ा सबब बना हुआ है। दरअसल करीब 14 महीने पहले यानी 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की ओर से यह दावा किया गया कि 2013 में भारतीय नेवी से रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए बलूचिस्तान में काम कर रहे थे। पाकिस्तान ने अपना एक तरफा दावा ठोकने वाला ये बयान वहां की खुफिया एजेंसी और भारत विरोधी अभियानों के लिए बदनाम ISI के जनसंपर्क विभाग की ओर से छपे एक ज्ञापन के जरिए दिया। 24 मार्च को सामने आए इस बयान में दावा किया गया कि कुलभूषण को पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास सरावन से गिरफ्तार किया गया। 26 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को इस बाबत समन करते हुए दावा किया कि कुलभूषण बलूचिस्तान और कराची में भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। भारत ने तुरंत इस दावे का खंडन किया। भारत ने यह जरूर माना कि कुलभूषण भारतीय नेवी से रिटायर्ड अधिकारी हैं, लेकिन पाकिस्तान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्हें रॉ का एजेंट बताया गया था। भारत के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद कुलभूषण ईरान में अपना कारोबार कर रहे थे और पाकिस्तान ने सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें ईरान से ही अगवा किया। डेमोक्रेसी में सिविल गवर्नमेंट भारी पड़ती है मिलिट्री पे, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की कल्चर ही नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान में वहाँ शरीयत लॉ तो नहीं है जैसा कि सऊदी अरबिया वगैरह में, लेकिन उन्होंने जो लॉ बनाए हुए हैं वो भी इस तरह की ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन सेफगार्ड्स नहीं है जितने होने चाहिए। भारत ने कुलभूषण जाधव तक पहुंचने की राजनयिक कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान हर बार भारत की मांग को ठुकराता रहा। इस बीच 29 मार्च 2016 को पाकिस्तान की ओर से कुलभूषण जाधव का एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में
कुलभूषण जाधव को भारतीय नेवी और रॉ से अपने संबंधों का जिक्र करते हुए दिखाया गया। भारत ने वीडियो पर सवाल उठाए और प्रतिक्रिया देते हुए आशंका जताई कि कुलभूषण से यह बयान 3rd डिग्री टॉर्चर के जरिए दिलवाया गया होगा। अप्रैल 2016 में पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांतीय सरकार ने अदालत में कुलभूषण के खिलाफ आतंकवाद और तोड़फोड़ का मामला दर्ज कर लिया। भारत लगातार इसका विरोध करता रहा और कुलभूषण तक राजनयिक सहायता पहुंचाने की अपील करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की मांग नहीं मानी। इस बीच कई बार ऐसे मौके भी आए जब पाकिस्तान के भीतर से ही उसके दावों की कलई खुलती नजर आई। मसलन 7 दिसंबर 2016 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज का वो बयान जिसमें उन्होंने कुलभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जाधव मामले में मिले डॉजियर मात्र बयानों पर आधारित हैं। 31 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान ने जाधव मामले को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के सामने उठाने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसके पास भारत की ओर से समुद्री सीमा के उल्लंघन के भी कथित सबूत हैं। इस बीच भारत पाकिस्तान पर लगातार कुलभूषण मामले पर दबाव बनाते रहा। दबाव बढ़ता देख सरताज अजीज भी अपने बयान से पलट गए। जाधव की गिरफ्तारी के ठीक 1 साल बाद यानी 3 मार्च 2017 को सरताज अजीज ने कुलभूषण जाधव को किसी भी सूरत में भारत को नहीं सौंपने का बयान दिया। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर सलाह दी कि वो हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे। करीब 1 साल तक पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट में गुपचुप सुनवाई के बाद 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद दोनों देशों के बीच तल्खियां और ज्यादा बढ़ गईं। भारत ने तुरंत इस सजा की निंदा की और पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन कर कड़ी आपत्ति जताई। भारत ने अब्दुल बासित से साफ कहा कि कुलभूषण को पाकिस्तान की ओर से ईरान से अगवा किया गया था और बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ चला ट्रायल हास्यास्पद है। भारत इस बीच लगातार कुलभूषण तक राजनयिक सहायता के लिए पाकिस्तान से मांग करता रहा और पाकिस्तान हमेशा की तरह भारत की मांग को ठुकराता रहा। 26 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान ने भारत की ऐसी 16वीं मांग ठुकरा दिया। आखिरकार 8 मई को भारत इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा। भारत ने न्यायालय को पाकिस्तान की ओर से वियना संधि के उल्लंघन की जानकारी दी। मामले को संज्ञान में लेते हुए 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर दिए बयान के जरिए इस फैसले की पुष्टि की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुलभूषण जाधव मामले ने जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय कैदियों की हालत पर भी बहस तेज कर दी है। आधिकारिक तौर पर वहां के हालात कभी कभार ही सामने आ पाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जितने भी कैदी रिहा होकर भारत लौटे हैं, ज़्यादातर ने वहां की जेलों में बंद कैदियों की हालत बयां की। बताया जाता है कि कई भारतीय कैदी तो पागल तक हो गए हैं, जिन्हें अपना नाम पता तक याद नहीं है। दोनों देशों के बीच कैदियों की रिहाई को लेकर कई बार बातचीत हुई, लेकिन कैदियों की तादाद के बारे में आज तक असल जानकारी नहीं सामने आ पाई। जाते जाते इस खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। विशेष में फिलहाल इजाजत दीजिए। पाकिस्तान की जेलों के अंदर जो हमारे देशभक्तों के साथ जो नारवा सलूक किया जाता है, जहाँ पर वो जिस हालात में पड़े हुए हैं, उसके ऊपर जो जुल्म तशद्दुद हो रहे हैं, उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं खुद भी 11 साल तक वहाँ पाकिस्तान के कारावास में रहा हूँ। तकरीबन जेलों में रहा हूँ, सियालकोट जेल में रहा हूँ, मुल्तान जेल में रहा हूँ, मियाँ वाली जेल में रहा हूँ, साहिवाल जेल में रहा हूँ, कोटला जेल में रहा हूँ। डिफरेंट जेलों में मुझे रखते थे। जो हमारे लोग वहाँ पर मर जाते थे या उनको मार दिया जाता था शासन, तो उनको स्वीपर की रेडी में डालकर गटरों में डाल दिया जाता था। आज भी वहाँ के गटरों में उनकी हड्डियाँ गल रही हैं देशभक्तों की। मगर यहाँ पर हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है अपने देशभक्तों की कोई खबर नहीं ले रही है, जिसके लिए हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। दोनों देशों के बंटवारे के बाद से कई सैनिक, मछुआरे और आम नागरिक दोनों ओर से गिरफ्तार होते रहे हैं। दोनों देश कई बार एक दूसरे कैदियों की रिहाई के लिए साथ बैठे, कुछ समझौते और समझ रंग भी लाई और हर साल दोनों ओर से कई कैदियों को छोड़ा भी जाता रहा है। लेकिन इनमें से ज्यादातर मछुआरे ही होते हैं जो सीमा की जानकारी नहीं होने के चलते भटक कर दूसरी ओर चले जाते हैं। कुछ खुशकिस्मत सिविलियन कैदी भी रिहा होने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बावजूद कैदियों की असल जानकारी आज तक साफ नहीं हो पाई है।
पाकिस्तान में जो अपने ही प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब ज़िया हक ने भी फांसी चढ़ा दी थी, वो इस तरह का देश है जहाँ कोई कानून, कोई कंपैशन, कोई रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं, जहाँ तक इंडिया का सब्जेक्ट उठता है। और पाकिस्तान में डिसइंफॉर्मेशन भी, वो भी अपना क्या कहते हैं, जो करना है करेंगे। वो जो प्रोपेगेंडा उन्होंने फैलाना है वो भी करेंगे, उसका हमें काउंटर करना है। और पाकिस्तान के साथ कुछ एसेट्स हैं जिनका हमें ख्याल करना पड़ेगा, जैसे कि चीन, जो कि हमेशा पाकिस्तान का इस तरह के इंसिडेंट्स में अगर कुछ किया भी तो वो पाकिस्तान का साइड लेंगे। हम अमेरिका से बात करेंगे क्योंकि वो एक देश है जो कि पाकिस्तान पे कुछ प्रेशर डाल सकता है। हाल ही में राज्यसभा में सरकार ने बताया कि पाकिस्तान की जेलों में 74 लापता सैनिक बंद हैं और इनमें से 54 युद्ध बंदी हैं। सरकार के मुताबिक कई बार राजनयिक और उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान इन बंदियों की रिहाई का मसला उठाया गया, लेकिन पाकिस्तान बार बार ये इनकार करता रहा है कि वहाँ कोई भारतीय युद्ध बंदी मौजूद है। इसके बावजूद उन्हें छुड़ाने या पहचान पाने की कोशिशें होती रहीं। सरकार ने बताया कि 2007 में भारत की कोशिश रंग लाई और भारतीय परिजनों को पाकिस्तान में कैदियों से मिलने की इजाजत मिली। परिजनों के एक शिष्टमंडल ने 1 जून से 14 जून 2007 के बीच पाकिस्तान की 10 जेलों का दौरा किया। हालांकि ये शिष्टमंडल खाली हाथ लौटा और वहां किसी युद्धबंदी के बंद होने की पुष्टि नहीं हो पाई। इस दौरे के बाद रक्षा मंत्रालय ने ऐसे मामलों की देखरेख के लिए एक समिति बनाई। इसके अलावा 24-25 मई 2012 को इस्लामाबाद में हुई गृह सचिव स्तर की बातचीत में यह मसला उठा। इसके बाद दिल्ली में 4-5 जुलाई 2012 को दोनों देशों के विदेश सचिव स्तर की बातचीत में भी ये मसला उठा, लेकिन पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। युद्धबंदियों और जासूसी के आरोप में कैदियों की सही जानकारी नहीं होने के बावजूद गलती से सीमा पार करने वाले बंदियों की जानकारी साझा होती रही है। 21 मई 2008 को दोनों देशों के बीच कौंसली सहायता संबंधी करार हुआ। इसके तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को दोनों देश अपने अपने यहाँ बंद असैनिक कैदियों की सूची अदला बदली करते हैं। ये कदम असैनिक बंदियों की जानकारी जुटाने में काफी मददगार साबित हुआ। 1 जनवरी 2017 तक पाकिस्तान की हिरासत में 297 मछुआरे और 54 असैनिक भारतीय थे, जबकि भारत की हिरासत में 55 मछुआरे और 287 असैनिक पाकिस्तानी थे। इसके अलावा कैदियों के मानवीय पहलुओं का अध्ययन करने के लिए 2008 में भारत पाकिस्तान न्यायिक समिति का गठन हुआ। इस समिति में दोनों देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के रिटायर्ड न्यायाधीश शामिल हैं। इस समिति का काम जेलों में बंद कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा और सजा पूरी कर चुके कैदियों की जल्द रिहाई सुनिश्चित करना है। 2013 में समिति ने भारत का दौरा किया और अब पाकिस्तान को इस दौरे के बारे में तय करना है, जिसकी तारीख फिलहाल तय नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच इसके अलावा कई बार कैदियों की रिहाई के मसले पर बातचीत हो चुकी है। 10 जुलाई 2015 को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच एक दूसरे की हिरासत में मछुआरों को उनकी नामों समेत रिहा करने पर सहमति बनी। 26 अप्रैल 2016 को अफगानिस्तान में हुई हार्ट ऑफ एशिया बैठक में दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच भी इसी तरह की सहमति बनी। सरकार के मुताबिक भारत में फिलहाल लापता युद्धबंदियों के परिजनों को पेंशन सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन 2011 में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिजनों को लापता सैन्य कर्मियों की सेवा के दौरान मिलने वाली तनख्वाह और रिटायरमेंट की उम्र के बाद पूरी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।